साथियों, आज के सेशन में एक जबरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं और वो जानकारी है आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। और ऐसी पब्लिक ऑफरिंग जो कि भारत की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग हो सकती है। जी हां साथियों, हुंडई इंडिया, हुंडई का भारत का कारोबार आईपीओ लाने जा रहा है। लगभग $3 बिलियन का मार्केट साइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब कि $3 बिलियन रेज किया जाएगा आईपीओ के माध्यम से इंडिया का। तो इसे इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा है। अच्छा, बाय द वे, आईपीओ होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई कंपनी अपने शेयर जनता को बेचकर वहां से पैसा इकट्ठा करती है। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में आप आईपीओ को जानते हैं। अब इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता क्या है, कैसे ये आईपीओ काम करता है, हुंडई का आईपीओ किस स्टेज में है, कब आने वाला है, इससे आपको क्या लाभ होगा, ये सारी बातें आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि कोई एक प्राइवेट कंपनी का मालिक है। आप भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है जिसके पास एक कंपनी है। अब वो चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर करे। मतलब इसका अर्थ समझिए, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में मैंने मेरे दम पर जब चलाया तो मैंने इतना पैसा ही पैदा किया मेरी कंपनी के अंदर। अब पैदा किया पैसा, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट और मिल जाए तो मैं इस कंपनी को बहुत बड़ा बना सकता हूं। इन्वेस्टमेंट कहां से मिले? तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने जानने वालों से लिए, बैंक से पैसा लिए, या फिर जनता से सीधा मांग लिए। जनता से सीधा मांग लेगा, जनता आपको पैसा कैसे दे, आप पर कैसे विश्वास करे कि हां आपको पैसा देंगे तो आप रिलायबल आदमी रहोगे। बस इसी को रिलायबल बनाने के लिए आईपीओ लाया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया सरकारी तरीके से चलती है। मतलब सबसे पहले जो प्राइवेट कंपनी है वो सबसे पहले अपने शेयर बताती है कि मैं इतने शेयर मार्केट में लाना चाहती हूं। उसके फाउंडर्स का जो हिस्सा है, स्टेक है, वो पहले किसी पर्टिकुलर सरकारी संस्था जो रेगुलेटर है, जैसे इंडिया के केस में सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको अपनी तरफ से बताते हैं कि सर अब हम पब्लिक होना चाहते हैं, हम जनता की कंपनी बनना चाहते हैं। बोले इसके लिए क्या करोगे? बोले इसके लिए हम सबसे पहले जनता से कितने पैसे उगाएंगे ये आपको बताना चाहते हैं। हमारी कंपनी इतना पैसे की वैल्यू ऑलरेडी रखती है, हम इतना पहला मार्केट से उगाना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दें तो ही हम ये काम करेंगे। बोले ठीक है, लेकिन कंपनी क्या डायरेक्ट ये काम कर लेगी क्या? इतनी सारी जनता को ट्रांजैक्शन के लिए साथ में लाना है, क्या डायरेक्ट ले आओगे क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। और दूसरा, मैं मेरी कंपनी की कुल वैल्यू समझता हूं। मैंने तो मान लीजिए कि मात्र 1 लाख रुपए साल भर में कमाए हैं। अब मैं चाहता हूं मेरी कंपनी भी जनता से पैसे मांगे, तो क्या हर कंपनी पैसे मांग सकती है क्या? हर किसी को परमिट हो जाएगा क्या? नहीं। इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं। उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास पहले कंपनी जाती है और वो जाकर के उनसे कहती है कि सर जरा चेक करिए कि क्या मैं फंडिंग उठाने की स्थिति में हूं, नंबर 1, यानी जनता से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं हम या नहीं, नंबर 1। नंबर दूसरा, इन्वेस्टमेंट बैंक से कहा जाता है कि आप पहले मेरी वैल्यू चेक करिए कि मैं कितनी वैल्यू रखता हूं। मतलब मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये कितनी वैल्यू रखते होंगे, तभी तो अपने अंदर हिस्सेदारी दूंगा मैं। मान लीजिए कि मेरी लाख रुपए वैल्यू है, तो मेरा 50% 50 लाख का ही तो 50,000 का ही तो हुआ। अगर मेरी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ में तो मेरा 50% 50 लाख का हुआ। तो मैं अपने हिस्से को बेचकर उस पैसे को कंपनी में लेकर कंपनी को बड़ा करने का काम करूंगा, ताकि मेरा जो 50% है ये भविष्य में और बड़ा बन सके। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक की जरूरत होती है। वो इन्वेस्टमेंट बैंक पहले आपकी कंपनी का पूरा प्रोफाइल चेक करती है, आपकी वैल्यूएशन निकालती है। उस निकली हुई वैल्यूएशन के लिए मतलब बकायदा कंपनियों को पैनल किया जाता है कि ये कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट बैंक पैनल में है, ये डिसाइड करेगी कि क्या आपकी कंपनी को इतना वर्थ मिलना चाहिए। पैनल की हुई बैंक ही, इन्वेस्टमेंट बैंक ही आपकी वैल्यू डिसाइड करती है और उस वैल्यू के आधार पर ही आप सेबी के सामने जाते हैं और आप जाकर के रेगुलेटर के सामने अपना S1 स्टेटमेंट रखते हैं कि सर जी ये लीजिए और बताइए कि मैं अब जाकर के अपनी तरफ से आईपीओ जुटा सकता हूं या नहीं जुटा सकता। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने ना ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में सुना कि साहब इसका मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुंडई के आते तो एकदम धुआंधार हो जाएगा। भारत का इस समय शेयर मार्केट यूं ही ऊपर नहीं चल रहा है। भारत का इस समय शेयर मार्केट डिफेंस सेक्टर में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, दुनिया भर के अंदर जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो लगातार बढ़ रही है। लास्ट ईयर मिलिट्री स्पेंडिंग $2.4 ट्रिलियन की हुई थी। दुनिया में हर बार खर्चा जो है वो आर्मी के नाम पर या सेना के नाम पर, डिफेंस के नाम पर 3% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। इंडिया भी इस चीज में पीछे नहीं है। दुनिया में भले ही शांति की बात की जाती है पर बिना वेपन के शांति नहीं आती। और दुनिया में अगर खर्चे के हिसाब से बात की जाए ना तो इंडिया चौथे नंबर पर आता है जो मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। मतलब ये समझ लो कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो लगातार बढ़ रहा है। अब आप पूछेंगे ये बात क्यों बता रहे हो?
क्योंकि अल्टीमेटली डिफेंस की बहुत सारी कंपनियां भी इस समय पर शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। भारत का शेयर मार्केट जो आप सुन रहे हैं 75,000 पार हो गया, कह रहे हैं कि साहब आने वाले हो सकता है 5-7 सालों में 1 लाख पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत ने इन दिनों मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए डिफेंस में भी आत्मनिर्भर होने का सोच लिया है, और हमारी डिफेंस की बहुत सी कंपनियां इस समय लिस्टेड कंपनियां हैं। अब उन लिस्टेड कंपनियों का जब जब मार्केट बढ़ता है, इंडिया का शेयर मार्केट इंक्रीज होने लगता है। मतलब ना केवल ऑटोमोबाइल, भारत की बैंकिंग, भारत का डिफेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो लोग बहुत ज्यादा डिफेंस के बारे में विचार नहीं किए, ध्यान रखिएगा, भारत का आत्मनिर्भर बनना डिफेंस के सेक्टर में बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। और आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं, चाहे ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट आप देख लो, हाल ही में ब्रह्मोस को हमसे दुनिया के बहुत देशों ने मांगा। मतलब इंडिया अब ओवरऑल इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की तैयारी कर रहा है। हमने टारगेट रख रखा है कि डिफेंस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का कुल उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जो हमारी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा डिफेंस के सेक्टर में किया जाने वाला काम लोगों को निवेश में बहुत सारा प्रोत्साहन दे रहा है। आप में से अधिकांश लोग जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखते हैं, अगर वो जाकर पीछे तलाशें तो पाएंगे कि पिछले 5 से 10 सालों के अंदर डिफेंस की कंपनीज ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और उन डिफेंस के रिटर्न्स में, मतलब शेयर मार्केट में जिन्होंने डिफेंस सेक्टर में धन लगाया था, बढ़िया रिटर्न्स लिए हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप केवल और केवल एक ही सेक्टर नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिटी रखते हुए काम कर सकते हैं। आप ये मानकर चलें कि भारत के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसका 21.9% वेटेज है, आप सोचिए कि निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो जो रिटर्न्स की बात है वो कई टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स डिफेंस के सेक्टर के चीजों के द्वारा दिया गया है। पिछले 5 सालों के अंदर मैं बताऊं तो निफ्टी इंडिया का जो इंडेक्स रहा है, उसने 55.5% का रिटर्न दिया है। एक साल में तो 177.7% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब समझिए कि डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी भारत में बहुत तेजी से ग्रूम कर रहा है, और जब ग्रूम कर रहा है तो मार्केट के अंदर आपको यह सकारात्मकता मिलती रहेगी कि भारत का मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ेगा और हम सब लोग उस चीज के अंदर साथ में रहेंगे। और इसमें मैं एडिशनली पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर डिफेंस सेक्टर में आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का अभी एनएफओ आया हुआ है, आप उसके थ्रू भी डिफेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आईपीओ क्यों लाया जा रहा है? सबसे पहली बात, पैसा जुटाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके अपने फंड्स हैं उसको तो आप अपने पास रखें, और साथ में आईपीओ के माध्यम से आए हुए फंड से और ग्रो करें। दुनिया के सामने यह विश्वास ले आए कि अब हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, आप सबके लिए काम करते हैं। आईपीओ के द्वारा जो कंपनीज हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती हैं, साथ में जनता को उस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी पता चलती है। और ऐसी स्थिति में जब ज्यादा पैसा आता है तो कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी आप लोग हायर कर पाते हैं। ठीक है, दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आईपीओ अब तक किस कंपनी का आया, तो ऐसे चाइना और हांगकांग के अंदर आंट फाइनेंस का था, $34.5 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। इसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरामको का आया $29.4 बिलियन का। ऐसे ही अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, इसमें कोई भी इंडिया का एक भी इसमें वो नहीं है, आईपीओ नहीं है। तो इंडिया का जो ऑल टाइम हाई आईपीओ रहा है उसमें एलआईसी, फिर 197, फिर कोल इंडिया और रिलायंस पावर रहा है। इन सबको क्रॉस करते हुए हुंडई आ रही है। यह अपना आईपीओ लाएगी और $3 बिलियन तक वैल्यू जुटाएगी मार्केट से, ऐसा मार्केट की खबर है। ऐसी खबर आई कैसे बाहर? भाई आपको कैसे पता कि हुंडई ऐसा कुछ करने जा रही है? और हुंडई तो अगर हम सही है तो साउथ कोरिया की कंपनी है, फिर वो इंडिया में ऐसा कैसे कर सकती है? तो असल में हुंडई ने भारत में हुंडई मोटर इंडिया नाम से कंपनी बनाई हुई है। तो जो हुंडई मोटर इंडिया कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, वही हमारे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां भी जाएगी वहां पर लिस्टेड होने के लिए आईपीओ लाना चाहती है। ये जानकारी बाहर कैसे आई? असल में हाल ही में 15 जून को इन्होंने सेबी के साथ, वही रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ये डिसाइड करती है कि हां तुम ला सकते हो या नहीं, उसके साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP यानी कि जो ड्राफ्ट पेपर है वो सेबी को सौंपा था कि सर जरा देखिए हम इस तरह से सोच रहे हैं आईपीओ लाने के लिए। जब उन्होंने ये ड्राफ्ट लेटर सौंपा तो उस ड्राफ्ट लेटर के सौंपने की खबर बाहर निकलकर आई। मैं आपको बता दूं कि आईपीओ के जरिए हुंडई मोटर इंडिया में अपना 17.5% का जो हिस्सेदारी है वो बेचना चाहती है और 25,000 करोड़ रुपए तक जुटाना चाहती है। कंपनी इस आईपीओ से अपने टोटल 812 मिलियन शेयर्स में से 182 मिलियन यानी 14.2 करोड़ शेयर बेचना चाहती है।
ठीक है, मैं आपको बता दूं कि LIC 21,000 करोड़ का आईपीओ लाई थी और ये 25,000 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है साहब, तो ये अपने आप में भारत के लिए फिर से एक बहुत बड़ा मार्केट साइज लेकर आएगा। अब आता है ये DRHP होता क्या है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इसके अंदर क्या होता है कि ये वो इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है सेबी को भेजने के लिए, अप्रूवल के लिए, कि सर मेरी कंपनी की ये मार्केट स्थिति है, हमारे पास इतना पैसा है, हम इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं और यहां पर प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि हम अगर आप परमिशन दे दें तो RHP ले आएंगे, यानी कि हम वो डॉक्यूमेंट ले आएंगे जो आईपीओ के दौरान जनता के सामने रखेंगे कि हमारी कंपनी की स्थिति क्या है। आप खुद से सोचिए ना, मैं खुद चाहता हूं कि मेरी कंपनी का मान लो आईपीओ आए, तो आईपीओ आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरी कंपनी की जो हालत है वो हालत पहले सरकार को बताऊं कि कंपनी की हालत कैसी है। हालत को बता करके सरकार जब कहेगी कि नहीं ये वाला पॉइंट हटाओ, ये ज्यादा दे दिया, ये कम दे दिया, ये लगाओ, उन सबको सुन, वो जो डॉक्यूमेंट जब सरकार को पेश किया जाता है ना, ड्राफ्ट पेपर, उसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। सेबी जब इस पेपर के अंदर अपनी तरफ से करेक्शन सुझा देती है तो जो आप करेक्टेड फाइल बनाते हैं उसे आप रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी RHP कहते हैं। ठीक है साहब, जो DRHP है इसके अंदर आईपीओ के अंदर जो हम जानकारी दुनिया को देना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए, वो सारी जानकारी दी जाती है कि सर जनता के सामने हम ये बातें बोलने वाले हैं, तो फिर वो उस बात को प्रॉपर तरीके से सुनते हैं। ये DRHP जो है ये सेबी के अप्रूवल के लिए दी जाती है। सेबी जैसे ही परमिशन देती है उसके तुरंत बाद RHP लाया जाता है, मतलब ये RHP कंपनी पूरी तरह से जनता के सामने रखती है। ठीक है, तो यहां से ये खबर निकलकर बाहर आई थी। अब थोड़ा सा हुंडई के बारे में भी जान लीजिए। हुंडई एक साउथ कोरियन कंपनी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। दुनिया में अगर सबसे ऊपर कंपनी को रखा जाए तो टोयोटो है, उसके बाद फॉक्सवैगन है और तीसरे नंबर पर हुंडई मोटर्स है। हुंडई मोटर्स दुनिया में 219.97 बिलियन का टोटल मार्केट असेट रखती है। हुंडई मोटर अगर साउथ कोरिया की बात करें हम, ठीक है, इनके द्वारा मार्केट में तीसरी सबसे ज्यादा पकड़ रखी हुई है। 1998 के अराउंड इन्होंने साउथ कोरिया के अंदर ही जो इनकी कंपिटिटिव कंपनी हुआ करती थी किया, जिसको आज आप किया को मार्केट में बहुत चलता हुआ देख रहे हैं, वो भी असल में अब हुंडई की ही कंपनी है, ये समझ लीजिए। उसका इन्होंने अधिग्रहण किया और मार्केट में अपनी पहचान बनाना दबा के शुरू किया। वर्तमान में इनका जो व्हीकल प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर साउथ कोरिया में होता है तो दूसरा सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। और इंडिया में और दुनिया भर में इनकी तमाम जो गाड़ियां बिकती हैं उन गाड़ियों में जो ब्रांड सबसे ज्यादा बिकते हैं दुनिया भर में, उनमें से इनका ब्रांड है टक्सन, जो इंडिया में बहुत कम बिकता है। ऐसी एलेंट्रा इंडिया में बहुत कम बिकता है, हालांकि मतलब थोड़ा महंगा ब्रांड है। लेकिन इसके बाद में क्रेटा और i10, i20 ये भारत में बहुत ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं। तो इन गाड़ियों को ये i20 अपने यहां पर बेचती है, मतलब ये हुंडई जो है मार्केट में बेचती है और भारत में ये बहुत लंबे समय से काम कर रही है। कहते हैं कि 1996 में सबसे पहले, आपको याद होगा ना जब हम LPG रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब वो रिफॉर्म्स आए थे उन रिफॉर्म्स के बाद 1996 में हुंडई ने इंडिया में एंट्री की थी और हुंडई तब से लेकर आज तक लगातार ग्रो करती ही जा रही है। 28 साल से इंडिया के मार्केट में मौजूद है। 15% मार्केट शेयर, आफ्टर मारुति सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भारत में रखती है। 13 मॉडल भारत में बेचती है और 1366 इसके सेल्स और 1549 सर्विस सेंटर वर्तमान में इसके भारत में है। ठीक है ना, तो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, ये खबर है। और इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक और HSBC को अपना एडवाइजर नियुक्त किया है, जो बैंक अपनी तरफ से इसकी वैल्यूएशन लगाकर सेबी को बताएंगी। अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता है कितने का आईपीओ आएगा, लेकिन हां अगर ऐसा होता है तो 20 साल बाद कोई भारतीय ऑटोमेकर कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल गई हो। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर